नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू फिंगर टेस्ट के बारे में। यह एक विवादित परीक्षण है, लेकिन विवादित होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बैन किए जाने के बावजूद सामान्य रूप से ये चर्चाओं में आता रहता है न्यूज़पेपर में, और न्यूज़ के रूप में इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं, जो एक बड़ी चिंता है हमारी भारतीय व्यवस्था के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया उसके बावजूद यह हो रहा है परीक्षण, जिस वजह से अनेक बार समाचार बन जाते हैं। आज भी हमारे पास एक ऐसी न्यूज़ है जिस वजह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल केस जो है, यह केस है हमारे पास में हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में एक नाबालिग के साथ में बलात्कार की घटना हुई थी, जिसके बाद दोषियों को सजा दी गई थी। तो जब वह पीड़िता हॉस्पिटल पहुंची तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसका टू फिंगर टेस्ट किया गया। साथ साथ में जो रेप से रिलेटेड एक परफॉर्मा वहां भरवाया गया, उस परफॉर्मे में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो ठीक नहीं थे और नहीं पूछे जाने चाहिए थे। जब मामला हाईकोर्ट के सामने पहुंचा तो हाईकोर्ट ने चीज़ों को जाना समझा और उसके बाद में फिर अनेक विचार प्रस्तुत किए। उन विचारों में से जो एक स्थिति थी वह यह थी कि नाबालिग बलात्कार पीड़िता थी, वह हॉस्पिटल गई, आपको मेडिकल जाँच करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया कि टू फिंगर टेस्ट किया और कुछ गलत सवाल पूछे जो आपको नहीं पूछने चाहिए थे। वह प्रश्न वर्जिनिटी रिलेटेड थे। तो इसी वजह से कहा गया कि देखिए यह जो काम हुआ है ये गलत है, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पीड़िता ने जो इस पूरी घटना के दौरान महसूस किया है, उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उस वजह से अब राज्य सरकार मुआवजे के रूप में पीड़िता को 5 लाख रुपए का भुगतान करेगी। हाँ, बाद में आप इस पूरे मामले की जांच कीजिए कि ये घटना क्या हुई थी और परफॉर्मे की स्थिति क्या थी। जांच करने के बाद आप जहां कहीं भी किसी को दोषी पाएंगे उस व्यक्ति से आप इसकी वसूली बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मुआवजा देना होगा। एक बेहद महत्वपूर्ण और यह आप सभी लोगों के लिए एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट घटना है। जरूरी है कि आपको हर एक चीज पता हो, आप जाने समझे और चीजों को जानते समझते हुए आगे बढ़े। अगर एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है तो प्री में कुछ इस रूप में आएगा, तो जरूरी है आप लोग चीजों को जाने समझे, और आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। मेंस के लिए भी चीजों को तैयार रखिएगा, क्योंकि यह आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है। मेंस में कई बार हो सकता है कि विचार प्रस्तुत करने पड़ जाए, महिलाओं की गरिमा से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट या अनेक जो स्थिति है, तो वहां पर आप लोग इन विषयों को शामिल कर भी सकते हैं। तो यह स्थिति यह थी कि जिस समय जो दोषी थे उनको सजा दी गई थी, तो उन्होंने उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय के अंदर अपील की थी। तो उच्च न्यायालय में जब उन्होंने अपनी सजा के विरुद्ध अपील की तो न्यायालय ने हर एक पक्ष को जाना समझा। ये होता ही हमेशा ऐसे, जब आप सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो हाईकोर्ट फिर एक बार पूरे मामले की नए सिरे से जांच करता है, हर एक एविडेंस को जांचता समझता देखता, जिसके बाद वह अंतिम निर्णय पर पहुंचता है। तो जिस समय यहाँ पर सभी एविडेंस चेक हो रहे थे तो उन सभी एविडेंस में एक बीच में आया मामला एमएलसी का। एमएलसी आप सभी को पता है कि जब कभी भी कोई भी घटना होती है और व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है तो सबसे पहले एमएलसी होती है, और जो भी घटना थी, जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी मामला था, वह हर एक चीज़ यहाँ मेंशन की जाती है। तो एमएलसी के अंदर और साथ साथ में हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स देखे गए उसके अंदर पाया गया कि गलत चीज़ें हुई हैं। गलत चीज़ों में सबसे पहली स्थिति तो यही थी कि टू फिंगर टेस्ट किया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। न्यायालय ने वही स्थिति समझी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है तो आपने टू फिंगर टेस्ट क्यों किया, और आप क्या ही जांच करना चाहते थे। लड़की नाबालिग थी पहले भी, और जब पहले ही व्यवस्था में इसको अस्वीकार कर दिया गया तो उसके बावजूद पालन क्यों हो रहा है इसका। आप के मन में बिल्कुल भी भाव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, और आप आदेश के बावजूद इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वहीं दूसरी स्थिति यह थी कि साथ साथ में कुछ अपमानजनक प्रश्न जो थे वह वर्जिनिटी रिलेटेड थे और वह परफॉर्मा में थे। जब कोर्ट ने उन सभी चीज़ों की जांच की तो पाया कि यह सब कुछ भी ठीक नहीं। तो इस दौरान इस पूरी घटना को समझते हुए जो कोर्ट ने महसूस किया वह यह था कि इस पूरे इंसिडेंट की वजह से, इस प्रकार की घटनाओं से आपकी वजह से पीड़ित बच्ची के मन में भय उत्पन्न हुआ है, आघात पैदा हुआ है। वहीं साथ साथ उसकी निजता, शारीरिक और मानसिक अखंडता और गरिमा का उल्लंघन भी हुआ है। इस पूरे की पूरी घटना के बाद आपने जो भी यह प्रक्रिया अपनाई है, यह प्रक्रिया गलत थी, जिसकी वजह से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको फिर जैसे भी हो लेकिन सजा दी जाएगी। उसके बाद में यह यहाँ पर न्यायालय ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि आपने गलत तरीका चीज़ों को अपनाया था। आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उस सबके बावजूद कानून भी कुछ है, ठीक है। तो कानून है, अधिकार है एक व्यक्ति के पास में, हर एक चीज़ का पालन किया जाना जरूरी है। टू फिंगर टेस्ट और रेप के मामले में आपको मैं एक खास इंसिडेंट और बताता हूँ। कुछ समय पहले की ही घटना थी जब एक डेड बॉडी के साथ में रेप का इंसिडेंट सामने आया था, और उस समय भी कोर्ट ने यही चीज मानी थी कि बेशक व्यक्ति मर गया हो लेकिन मृत्यु के बावजूद उसकी गरिमा का अधिकार बरकरार रहता है, और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आता है तो यह उल्लंघनीय है और सजा भी मिलनी चाहिए। तो जब डेड बॉडी के मामले में हमारा कोर्ट इस प्रकार की चीजें मान सकता है, यहां तो व्यक्ति फिर भी जीवित है, उसने उस घटना के दौरान क्या महसूस किया होगा जब ये सभी चीजें हुई थी, तो
अपने आप में दर्दनाक स्थिति है यह पूरी की पूरी। ठीक है, तो जो परफॉर्मा के अंदर सवाल थे, उन सवालों पे जब न्यायालय ने आपत्ति उठाई थी तो पता होनी चाहिए क्या क्या मामला था। तो परफॉर्मा वैसे ठीक था, पर कुछ कुछ प्रश्न जो थे वह बहुत अधिक गलत लगे। जैसे कि पहली स्थिति यह पूछी गई कि आप गर्भवती हैं या नहीं। नाबालिग था बच्चा, आपने उस सब के बावजूद इस प्रकार के प्रश्न पूछे। न्यायालय ने कहा कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ न्यायालय ने इस बात को भी नोटिस किया कि जो परफॉर्मा था उसमें यह लिखा हुआ था कि आपने लास्ट टाइम सहवास कब किया था, यानी कि आपने इंटीमेट कब हुए थे किसी के साथ में, सेक्स कब किया था, यह बात भी यहाँ पूछी गई। और किया था यस या नो, पहली बात तो ये, और यदि इफ यस तो फिर कब किया था, तिथि क्या थी और समय क्या था। और कथित घटना यानी कि जो घटना हुई थी उस घटना से पहले कब आपने सहवास किया था, कब सेक्स हुआ था लास्ट टाइम, उसकी क्या स्थिति थी, उसका भी डेट टाइम जो भी था बताइए, और मतलब किस हिसाब से किया था, प्रोटेक्शन यूज किया था या नहीं यूज किया था, यह सब चीजें भी पूछी हुई थी। साथ साथ में एक कॉलम यहाँ पर यह भी था कि आप अपनी वर्जिनिटी का जो स्टेटस है वह बताइए, आर यू वर्जिन और नॉट, आपको यह भी एक्सप्लेन करना था। तो यह सभी चीजें निजता से संबंधित है, प्राइवेसी में आती है व्यक्ति की, कुछ चीजें पीछे होती है, जरूरी नहीं है वह सबको बताई जाए। और अगर आप डॉक्टर हैं तो आप चीज़ों को वैसे ही समझ सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी तो हर एक चीज़ यहाँ पर भरवाई जाए। न्यायालय ने इन सभी चीज़ों को फिर यहाँ पर स्वीकार करते हुए जो हॉस्पिटल प्रशासन है जिसके द्वारा परफॉर्मा तैयार किया गया था, हर एक चीज़ को यहाँ पर फिर कड़ी आलोचना की, निंदा की। इन्होंने कहा कि आपने संवेदनशीलता को पूरी तरह से यहाँ दरकिनार कर दिया है, बिल्कुल भी संवेदनशीलता का ध्यान नहीं रखा। और इस प्रकार की चीज़ों को जब कभी भी महिलाओं का विषय आता है, निजता का विषय आता है और ऐसे संवेदनशील विषय आते हैं, तो उस दौरान आप जो भी काम कर रहे हैं आपका यह जिम्मेदारी है कि आप संवेदनशीलता को समझें और इन्हीं मामलों के आधार पर आप हर एक प्रश्न को, हर एक स्थिति को तैयार करें। इसके साथ साथ यहां पर न्यायालय ने यह भी माना कि आपके द्वारा जो परफॉर्मा तैयार किया गया था, यह परफॉर्मा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि 53A कहता है कि चरित्र या पिछले यौन अनुभव के साक्ष्य कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं है। जब कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं है तो आप इसको हर जगह ऐड नहीं कर सकते, परफॉर्मा में इस प्रकार से नहीं लिख सकते। आप नहीं जान सकते कि किसी व्यक्ति का पिछला एक्सपीरियंस क्या रहा हो इन सभी चीज़ों के मामले में। यह कुछ निजी चीज़ें हैं जो हर जगह सबको जाननी जरूरी नहीं है। वहीं साथ साथ इन्होंने यह भी माना कि यौन हिंसा से बचे हुए जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए और उनके उपचार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कुछ दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल भी तैयार की गई हैं। उन प्रोटोकॉल्स के अंदर और उन दिशा निर्देशों के अंदर भी यह सब बातें बताई गई हैं कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे किसी भी पीड़ित व्यक्ति से, क्योंकि पहली बात तो वह ऑलरेडी इस घटना की वजह से दर्द में है, दुख में है, वह परेशान है, और उस सब चीजों के बावजूद आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्न पूछ रहे हैं साथ साथ आपने 2 फिंगर टेस्ट भी किया है, जो कि बहुत ज्यादा यहां पर गलत सिचुएशन है, इसको सुधारा जाना चाहिए। तो यहां पर भी उल्लंघन माना गया है पूरी तरह से, क्योंकि हर जगह पे 2 फिंगर टेस्ट को प्रतिबंधित किया गया है। ये बात भी हर चीज को पता होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को जानते समझते हुए सीधा सीधा यहां पर न्यायालय ने आदेश दिया कि जिसके द्वारा परफॉर्मा तैयार किया गया था उसकी जांच होनी चाहिए। उन सभी लोगों को पहले बैठाओ, बेंच होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए किस आधारों पर यह तैयार हुआ, कौन कौन शामिल थे, जितने लोग शामिल थे, चाहे वह भले ही अब रिटायर हो गए हों लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो 5 लाख रुपए का अब एक मुआवजा दे रहा है ना राज्य, यह वसूली अब इन्हीं सब लोगों से की जानी है। इसके साथ साथ ही जो इंसिडेंट हॉस्पिटल में हुआ, आपने 2 फिंगर टेस्ट किया, तो वहां पर जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन सभी लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई तो होगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है कि आपने एक ऐसी काम किया है, एक ऐसी घटना की है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन है, प्रतिबंधित की जा चुकी है, असंवैधानिक है हमारे देश में, आपने फिर भी उसको अंजाम दिया। यह सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दर्शा रहा है। आपने न्यायालय की अवमानना की है, तो बाकी जो भी चार्जेस होंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी, साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आपके ऊपर अलग से लगेगा और आपको इस स्थिति के साथ भी जूझना पड़ेगा। अभी यह सब चीज़ यहाँ पर भी क्लियर कर दी गई है। ठीक है, तो 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है, यह पूरा जो भी करंट था मैंने आपको बता दिया। तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें किस प्रकार से आंसर में लिखनी है, मीन्स को आंसर को किस प्रकार से आपने अपना फ्रेमिंग करना है, फ्रेमिंग का विशेष ध्यान रखना है। 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई बलात्कार पीड़िता होती है तो डॉक्टर जो होते हैं वह पहले 2 फिंगर का प्रयोग करते थे और वजाइना के अंदर इंसर्ट करते थे, चेक करते थे कि आप सेक्सुअली कितना ज़्यादा एक्टिव हैं या नहीं हैं, जिसके आधार पर वह अपनी कुछ धारणाएं बना लिया करते थे। लेकिन इस टेस्ट को हमेशा से ही बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया गया कि यह चीज़ें ठीक नहीं है, यह गलत है और इसके आधार पर हर एक चीज़ का निर्धारण नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम लोग वर्जिनिटी की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीमेट होंगे किसी के साथ तभी चीज़ें बदली जाएंगी या तभी चीज़ें होंगी और आप वर्जिन नहीं रहेंगे। इसके अलावा भी अनेक कारण हमेशा से ही माने जाते हैं हमारी व्यवस्था में जब कोई भी वर्जिनिटी लूज कर सकता है।
इसमें कोई दो राह नहीं है। इसके अलावा यह जो एक प्रक्रिया है टू फिंगर टेस्ट की, यह बहुत अधिक प्रमाणिक नहीं है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने कभी इसको बहुत अधिक वरीयता नहीं दी है, एक मान्यता नहीं मिली हुई है, वैज्ञानिक टेस्ट इसको नहीं माना था। एक अवैज्ञानिक के बस धारणाओं के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर, या मतलब लैक्सिटी वगैरह चेक करने के लिए डॉक्टर इसको किया करते थे। और चीज़ें जब बहुत ज़्यादा विवादों में हुई, अलग अलग जगह मांग हुई, तो इन्हीं सभी चीज़ों को जानते समझते हुए वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, अवैध माना और कहा कि कभी भी रेप पीड़ित जो भी होगी उसके साथ में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। यह एक दर्दनाक स्थिति है और महिलाओं को बहुत अधिक यह गलत महसूस कराती हैं, एक गलत अनुभव देती हैं जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको पूरी तरह से बैन किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने का मतलब यह है कि अब यह पूरे देश में बैन होगा। लेकिन बैन हो जाने के बावजूद, आदेश देने के बावजूद, हम देखते हैं कि अलग अलग घटनाएं होती हैं और बार बार टू फिंगर टेस्ट चर्चाओं में भी आता है। ठीक है, तो यह पूरी की पूरी स्थिति टू फिंगर टेस्ट की थी, किस प्रकार से इसको बैन किया गया। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि न्यायालय की अवमानना के मामले में क्या स्थिति है, क्योंकि वर्ष 2022 में ही प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से सीधा सीधा न्यायालय की अवमानना के बारे में पूछा गया था और बहुत लोग गलत करके आए। तो देखिए, न्यायालय की अवमानना की स्थिति यह है कि अगर हम प्राचीन व्यवस्था समझते हैं तो आप सभी को पता है कि एक समय पर न्यायिक व्यवस्था जो थी वह राजा महाराजाओं के पास ही हुआ करती थी। राजा महाराजा अपने हिसाब से सब चीज़ संभाला करते थे, खुद ही वह सब कुछ मैनेज करते थे और उन्हीं के पास न्याय विभाग होता था, वह ही सबके लिए न्याय करते थे। तो उस समय यही माना जाता था कि राजा ने जो कहा वह पत्थर की लकीर है, वह खंडित नहीं होना चाहिए, सबको वह मानना होगा। तो अगर कोई भी इसके विरुद्ध जाता था तो उसको सजा मिलती थी। तो प्राचीन काल से यह व्यवस्था चली आई, ब्रिटिशर्स ने भी इसको फॉलो किया और बाद में हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद इसको एक्सेप्ट किया गया एक तरह से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध के रूप में। तो यहां पर मान लिया गया था कि ठीक है, आपको विचार देने का अधिकार है, आप विचारों को प्रस्तुत भी कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय ने कोई आदेश दिया तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जरूरी है कि आप उसको माने। हाँ, क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्रिटिसाइज करने का तरीका होना चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास बेसिस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब न्यायालय ने कुछ जजमेंट दिया, बस विरोध करना है, विरोध कर रहे हैं, जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जजेस के जो कैरेक्टर है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ही इसको फॉलो किया गया था प्रतिबंध के रूप में कि आप इस प्रकार से व्यवहार नहीं करेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 129 में मेंशन किया गया कि जब कभी भी न्यायालय महसूस करे तो उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों की अवमानना के विरुद्ध में कभी भी किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है, यह उसके पास अधिकार है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है। यह मेंशन है आर्टिकल 215 के अंदर। हाई कोर्ट भी चीजों को कर सकता है इस प्रकार से और सुप्रीम कोर्ट कर ही सकता है, आपको पता ही है। तो यह पूरी व्यवस्था है। हालांकि जब संविधान तैयार हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में सिर्फ इतना लिखा कि कोर्ट को अधिकार है कि वह अपनी अवमानना के लिए दंड देगा। लेकिन बाद में जब चीज़ों को जाना समझा गया तो अपरिभाषित देखा गया कि चीज़ें बहुत अधिक क्लिस्टर क्लियर नहीं है और क्लिस्टर क्लियर नहीं होने की वजह से हम लोग नहीं जान पाते कि किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसे न्यायालय एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, किसे नहीं करेगा। तो इन सभी चीज़ों को परिभाषा देने के लिए एक अधिनियम तैयार किया गया था जिसको कहते हैं न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 यह तैयार किया गया। इसमें इसको एक वैधानिक समर्थन दे दिया गया जिसके बाद हर एक चीज को परिभाषित कर दिया गया। आज के समय में दीवानी और आपराधिक अवमानना हमारे यहां पर एक्सेप्टेड है, दोनों अलग अलग हैं। दीवानी बहुत ही अधिक सिंपल है, लेकिन कुछ चीजें आपराधिक के मामले में समझनी खास रहती है। जैसे कि दीवानी अवमानना का अर्थ इतना है कि न्यायालय ने कोई आदेश दिया, आपने जानबूझकर उसको नहीं माना, उसका विरोध किया, सिर्फ इतनी ही बातचीत इसके अंदर होती है, आप उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आपराधिक अवमानना के रूप में न्यायालय एक्सेप्ट करता है लिखित रूप में बातें, या फिर आप कभी भी आपने संकेत दिया है, कार्टून बना दिया है, किताब लिखी है कोई, या कोई ऐसा कार्य किया है जो आप न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश का विरोध करता है, या फिर न्यायालय को छोटा दिखाता है, या फिर न्यायालय को क्रिटिसाइज गलत तरह से कर रहा है। अगर आपने कभी भी ऐसा कोई काम किया और इसका सामाजिक प्रभाव भी पड़ रहा है तो यह आपराधिक अवमानना में आ जाएगा। इसके साथ साथ न्यायालय कभी कोई कार्रवाई कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, आप उसके बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो यह भी आपराधिक अवमानना में है। साथ साथ न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या बाधा डालना, जजेस को आप रास्ते में रोक ले रहे हैं, आप सोचते हैं कि कोर्ट नहीं पहुंचने देंगे। फिल्मों में देखते थे ना कि जज जो है कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, वकील कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, इनको रास्ते में रोको वगैरह वगैरह, मूवीज में दिखाते थे एग्जैक्टली। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप कभी भी न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जिससे न्याय पहुंचने में, न्याय होने में देरी हो रही है, तो भी आपको आपराधिक अवमानना का ही दोषी माना जाएगा।
तो यह है 2 प्रकार की अवमानना, दीवानी और आपराधिक, आपको पता होनी चाहिए। कहाँ परिभाषित है ये भी पता होनी चाहिए, अधिनियम में परिभाषित है ना कि संविधान में। और यही बातचीत पूछी थी वर्ष 2022 के प्रश्न पत्र में जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यह क्वेश्चन आया था। चीजें क्लियर हैं? अगर कोई व्यक्ति अवमानना करता है न्यायालय की तो उस स्थिति में 6 महीने का साधारण कारावास हो सकता है, 2000 रुपए का फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक स्थिति दोनों से ही उसको दंडित भी किया जा सकता है, यह भी क्लियरली मेंशन है इसके अंदर। ऑल क्लियर? तो 2 फिंगर टेस्ट समझ लिया, क्या स्थिति है, न्यायालय ने क्या समझा, क्या देखा, क्या जाना, किस प्रकार से एक्शन लिया, क्या कहता है 2 फिंगर टेस्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्या स्थिति है। हर एक मामला आप लोग के लिए क्लियर कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए, शुरुआत में दिखाया गया था, अब तो आप इसका आंसर कॉमेंट करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। मेंस के लिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो बिल्कुल बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम उन्हें भी देना है, अकेले अकेले नहीं सीखना, बाकी लोगों को सिखाना और लाइक के बिना भी नहीं जाना है। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर सही रहा होगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।